नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अगर आप आ ही गए हो तो देख कर जाना, बहुत आनंद आने वाला है क्योंकि संपूर्ण काव्यखंड मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगर आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस क्लास को प्यार से देख लेना, मजा आएगा। आप कहोगे गुरुजी दिल मांगे मोर। इस क्लास पर आपको पूरे काव्यखंड यानी अध्याय 1 से लगाकर 13 अध्याय तक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और आप कहोगे गुरुजी मजा आ गया, दिल से लव यू गुरुजी। इस क्लास पर आपको ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू सब कुछ होने वाला है और प्यार से एक एक पंक्ति को मैं समझाने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गंवाए। मलिक मोहम्मद जैसी और हम कड़वक पढ़ने वाले हैं। पहले हम कवि का जीवन परिचय थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों, बहुत ही सहजता से हम चीजों को कवर करेंगे, बस ध्यान देकर पढ़ लेना। और बहुत ही बेहतरीन जगह पर आप आए हो। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आए हो जिसका नाम है ट्रस्ट ऑफ विद्याकुल। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आए हो जिसका नाम है ट्रस्ट ऑफ विद्याकुल। तो बेटा चलो, मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देखोगे तो बेटा सबसे पहले हम जीवन परिचय पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं बेटा? जीवन परिचय पर। तो जन्म है 15वीं सदी उत्तरार्ध, अनुमानतः 1492 ईस्वी। कब बेटा? तो आप कहोगे गुरुजी 1492 ईस्वी। कहाँ कहोगे बेटा जी? आप कहोगे गुरुजी कब जन्म हुआ इनका बेटा? तो आप बोलोगे गुरुजी 1492। लेकिन निधन अनुमान लगाया गया है, कहीं साक्ष्य मिला नहीं बेटा। निवास स्थान जायस कब्र अमेठी। निवास स्थान क्या है बेटा? जायस कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। पिताजी का नाम क्या है बेटा इनके? मलिक शेख ममरेज इनके पिताजी का नाम है। परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि जैसे हम शुरुआत जब करते हैं काव्य खंड से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हम शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। पहला चैप्टर आपको याद हो, जायस कब्र अमेठी। जायस कब्र अमेठी। गुरु का नाम सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, दो गुरु थे बेटा इनके। ठीक है, तो कितने गुरु थे बेटा? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे गुरुजी इनके दो गुरु थे। कितने गुरु थे बेटा? दो गुरु थे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चा। जीवन परिचय। आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, बाद में शेष जीवन फकीरी में। बचपन में ही अनाथ साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बिताया बेटा। फकीर कवि थे, सूफी। व्यक्तित्व। चेचक के कारण रूपहीन तथा बाईं आंख और कान से वंचित हो गए थे बेटा। कहते नहीं कि प्रभु जब किसी को कुछ लेता है तो उसको कुछ देता भी है भाई। इनको चेचक के कारण बाईं आंख और कान इनका खराब हो गया था बेटा। लेकिन धनी कैसे थे? मृदुभाषी, मनुष्य और स्वभावतः संत थे। स्वभाव से बिल्कुल संत थे। मृदुभाषी का मतलब है कि मीठी वाणी बोलते थे। कृतियां। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसला व मसलनामा। इसके अतिरिक्त चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि बेटा। ये इनकी हमारी क्या थी बेटा? ये जो थी ये इनकी कृतियां थी बेटा। बेटा आइए पहले अध्याय पे हम लोग पढ़ने चलेंगे बेटा। कड़वक पढ़ने चल रहे हैं बेटा। क्या पढ़ने चल रहे हैं बेटा? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे गुरुजी कड़वक हम पढ़ने चल रहे हैं। क्या पढ़ने चल रहे हैं बेटा? कड़वक। लेकिन कड़वक पढ़ने के पहले कुछ जीवन परिचय थोड़ा से पढ़ेंगे, मतलब मजा आ जाएगा। आप कहोगे गुरुजी दिल मांगे मोर, बस आप इतना समझो। आप कहोगे गुरुजी दिल मांगे मोर। तो आइए चलते हैं, थोड़ा से देखेंगे, मजा आ जाएगा। चलो देखो भाई, देखो कुछ मुख्य तथ्य पढ़ना है जो परीक्षा के दृष्टि से, नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य तथ्य देखो बेटा। लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार बनाकर छंदोबद्ध कथा काव्य लिखने की परिपाटी प्राकृत और अभ्रंश साहित्य में ही रही। तो अगर पूछा जाएगा किस साहित्य पर रहे, तो प्राकृत और अभ्रंश साहित्य पर। तो अगर पूछा जाए किसको आधार बनाकर इन्होंने छंदोबद्ध लिखा है बेटा, तो लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार बना करके। फिर आगे लिखेंगे संभव है वह संस्कृत में भी रही हो। यह परिपाटी साधारण जनजीवन के प्रत्यक्ष अभिप्रेरण और संरक्षण में आगे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई हिंदी में चलती आ रही है। इसे हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य कहते हैं। जहां प्रेम का वर्णन होता है बेटा तो उसे प्रेमाख्यानक काव्य कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बेटा। दोहा, चौपाई, दोहा आदि की कड़बक शैली। कड़बक शैली का मतलब क्या है बेटा? ऐसी रचना जिसमें दोहा और चौपाई मिश्रित हो उसे कड़बक शैली कहते हैं। कड़बक किसे कहते हैं अगर आपसे कहा जाए तो आप कहेंगे जिसमें दोहा प्लस चौपाई मिश्रित हो बेटा। अब मजा आएगा देखो बेटा। अब इंपॉर्टेंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम अंडरलाइन करेंगे। किताब लेकर आप बैठिए, मजा आएगा बेटा। आप समझो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको मजा आएगा। आप कहोगे कि गुरुजी, अब देखो जैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको दिखाई दिया होगा कि मेरे प्यारे बच्चों, इनको प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। कैसे कवि कहा जाता है इनको बेटा? तो मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है बेटा। कैसे बेटा?
और देखो इस प्रेम कथा का त्रिकोण पूरा होता है दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के आ जाने से। जब अलाउद्दीन आता है तब इसका पूरा मतलब व्याख्यान पूरा हो जाता है त्रिकोण का। आइए अब चलते हैं बेटा कड़बक पहली रचना चलते हैं पढ़ने। कड़बक कहाँ से ली गई है बेटा अगर आपसे पूछा जाए तो कड़बक जायसी ग्रंथावली से ली गई है। कहाँ से ली गई बेटा अगर आपसे पूछा जाए तो कड़बक जो हम पढ़ने चल रहे हैं बेटा, आप बोलोगे गुरुजी कहाँ से ली गई है, तो आप बताओगे गुरुजी जायसी ग्रंथावली से ली गई बेटा। ठीक है, कड़बक जायसी। बेटा जायसी की जो रचना हुई वो अवधी भाषा में हुई। तो देखो मलिक मोहम्मद जायसी क्या कहते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। क्या गजब की पंक्ति है। एक नैन, एक नैन का मतलब क्या है? नैन का मतलब होता है आंख। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, गुण का मतलब क्या है बेटा? गुण का मतलब है गुणवान। वो कहते हैं कि एक आंख के होते हुए भी, मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि वो एक आंख के होते हुए भी गुणवान है। एक आंख है लेकिन वो क्या है बेटा? वो गुणवान है। फिर क्या कहते हैं कि सोई बिमोहा जय कवि सुनी। सोई, सोई बिमोहा, सोई का मतलब जिसने, सोई का मतलब क्या है बेटा? जिसने। सोई का मतलब क्या है बेटा? जिसने। विमोहा का मतलब क्या है? मोहित हो जाता है, मोहित हो जाता है। जय कवि सुनी, जिसने भी कवि की कविताएं सुनी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की जिसने भी कविताएं सुनी हैं वह मोहित हो जाता है, लालायित हो जाता है। उसको लगता है कि मैं सुनता ही रहूं, सुनता ही रहूं, देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। उसको लगता है मैं बस सुनता ही रहूं, सुनता ही। तो एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जय कवि सुनी। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मैं एक नैन के होते हुए भी मैं गुणवान हूं, और जो मुझको सुनता है वह सुनता ही रह जाता है। देख लो ये सब दर्शक इनको सुन रहे हैं, सुनते ही रह जा रहे हैं बेटा। आगे सुनेंगे बेटा, बहुत मजा आने वाला है। कि चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद जैस जग विधि अवतारा, अदीन कलंक कीन उजियारा। चांद जैस विधि, विधि का मतलब होता है विधाता। विधि का मतलब होता है क्या बेटा? विधि का मतलब होता है विधाता। चांद जैस, जैस के मतलब जैसे। उन्होंने कहा कि चंद्रमा के जैसे मुझको विधाता ने इस संसार में अवतार दिया है। कैसे? कि दीन कलंक कीन उजियारा, चंद्रमा को कलंक करके उसने भेजा है, लेकिन चंद्रमा उजियारा कर रहा है। वैसे ही विधाता ने मुझको एक आंख ना देकर, कान ना देकर के, चेचक रोग देकर के मुझे भेजा है, लेकिन मैं भी अपनी कविताओं से जग को क्या कर रहा हूं? प्रज्वलित कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। फिर आगे सुनेंगे, फिर क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? कि जग सूझा एक ही नैना, जग सूझा, सूझा का मतलब जान लिया, एक नैना। कवि मोहम्मद कहते हैं कि मैंने एक आंख से ही पूरी दुनिया को जान लिया है। उआ सुक अस नख तन माह, जिस प्रकार नक्षत्र, जिस प्रकार तारों के बीच में एक शुक्र तारा उदित होता है और वह पूरे आसमान को रोशनीमय कर देता है, वैसे ये कवि एक आंख से ही पूरे संसार को देख लिया है और अपनी कविताओं से रोशनीमय कर देगा इसको। आगे देखेंगे बेटा क्या कह रहा है कि जवलहि अम्महि डाभ न होई, अतवलहि सुगंध बसाहि न सोई। जवलहि अम्महि डाभ न हुई, ये देखो बेटा कह रहा है कि जवलहि अम्महि डाभ न हुई। जवलहि, जवलहि का मतलब जब, जब, लही का मतलब होता है जब तक, अम्बही का मतलब होता है क्या बेटा? जब लही अम्बही, अम्बही मतलब जब तक आम में। डाभ का मतलब क्या होता है बेटा? डाभ का मतलब होता है मंजरी, मंजरी मतलब फूल वाली मंजरी, मंजरी मतलब फूल वाली। देखो बेटा ये आम का वृक्ष है, ये देखो ये इसमें मंजरी लगी है, जो आम में फूल निकलते हैं ना वो मंजरी होते हैं। क्या कहते हैं कि जब लही अम्बही डाभ न होई, जब तक आम के पेड़ पर मंजरी नहीं आ जाएगी, पुष्प नहीं आ जाएंगे। अत्तावल्लहि सुगंध बसा ही न सोई, तब तक उसमें सुगंध बसा ही नहीं, तब तक आम के पेड़ पर सुगंध बसती नहीं है। यानी जब तक आम पर मंजरी नहीं आती तब तक सुगंध नहीं होती, अर्थात जब तक व्यक्ति के अंदर गुण नहीं आते तब तक उसकी सुगंध फैलती नहीं है पूरे विश्व पर। आगे सुनिए बेटा फिर क्या कह रहे हैं
कि कीन समुद्र पानी जो खारा। उन्होंने कहा कि कीन है समुद्र पानी जो खारा। जब समुद्र का पानी खारा हुआ है तो अति भयहु असूझ अपारा। तब समुद्र क्या हुआ है? असूझ हुआ है, जिसको तैरा नहीं जा सकता, जिसको पार नहीं किया जा सकता। अर्थात जब तक किसी व्यक्ति के अंदर कुछ कलंकित नहीं किया जाएगा तब तक वह अपार नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ उसको दो। जैसे जब आपकी समाज बुराई कर रहा होता है तब वह आपको कलंकित करने का काम करेगा, तब आप उसको अपार सूझोगे कि भाई मैं भी कुछ दूंगा पूरे जगत को बेटा। ठीक है, आगे सुनिएगा। देखो बेटा बहुत मजेदार है, आगे देखेंगे। तो क्या कह रहा है कि जौ सिमेरु। देखो बेटा बहुत बढ़िया। अरे बाप रे बाप, देख रहे हो ये कैसे विनाश कर रहा है बेटा। त्रिशूल जो है वो कैसे विनाश कर रहा है, आप स्वतः देखो बेटा। ये देखो त्रिशूल, ये देखो त्रिशूल ने विनाश किया ना। देखो बेटा ये त्रिशूल विनाश कर रहा है। देखो बेटा ये त्रिशूल विनाश कर रहा है। क्या कह रहे हैं कि जौ सुमेर त्रिशूल विनाशा। जब सुमेर पर्वत को शिव के त्रिशूल से नष्ट कर दिया जाता है तो भा कंचनगिरी आग अगासा। तभी वह सोने का होकर आकाश तक पहुंच गया। देखो बेटा ये जैसे नाश हुआ तब यह सोने से लेकर आकाश तक हुआ। यानी भा कंचनगिरी आग अगासा। ये जो कंचनगिरी सोने वाला पर्वत है, सोने का होकर आकाश तक पहुंच गया। कौन बेटा? सुमेरु पर्वत। तो वैसे ही जब व्यक्ति के अंदर जब गुण आ जाते हैं, जब व्यक्ति के अंदर गुण आ जाते हैं तो वो आसमान की गहराइयों तक छू जाता है बेटा। आगे देखें, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देखो सोने का पर्वत है, त्रिशूल से विनाश हुआ, आगे पहुंच गया बेटा। जवल ही घर ही कलंक न होई। देखो बेटा बहुत आराम से देखिएगा। जवल ही घरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। कि जवल ही घरी कलंक। घरी का मतलब क्या होता है? घड़िया, सोना गलाने का पात्र। ये देखिए सोना गलाने का पात्र है। इसमें जब गर्मा करके कांच डाला जाएगा, यानी कांच का मतलब कच्ची धातु डाली जाएगी, तब जाकर के वह क्या बनेगा? सोना बनेगा। अर्थात जब किसी व्यक्ति के अंदर कच्चे गुण डाले जाते हैं तो जब डालते रहो तो धीरे धीरे वह परिपक्व हो जाता है और वह सोने के समान चमकता है। तो क्या करें? जवलहि घरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। जब तक सोने की घड़िया में अशुद्ध सोने को नहीं डाला जाता तब तक वह शुद्ध नहीं बनता। वैसे ही जब किसी व्यक्ति के अंदर गुण नहीं डाले जाएंगे तब तक वह व्यक्ति चरित्रवान नहीं बनेगा बेटा। आगे देखो कि एक नयन जस दर्पण औते ही निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गही मुख जे वही कई चाऊ। क्या गजब की प्यारी पंक्ति है कि एक नयन जस दर्पण औते ही निर्मल भाऊ। कवि की एक आंख दर्पण के समान है। कवि की एक आंख होते हुए कि एक नयन जस, एक नयन जस, एक आंख जो है दर्पण औते ही निर्मल भाऊ। भाव का मतलब स्वभाव। एक आंख होते हुए भी उनका स्वभाव निर्मल है। आंख की तरीके बिल्कुल क्या है? स्वच्छ है, पावन है। कि सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। जितने रूपवान लोग हैं सब मलिक मोहम्मद जायसी के मुख को देखते हैं, निहारते हैं एक आंख होते हुए। क्यों? क्योंकि कवि का स्वभाव क्या है? निर्मल है, बिल्कुल स्वच्छ है, स्वभावमान है बेटा। ये देखो ये इनको देख रहे हैं बेटा। आगे देखो अगले पद पे चलते हैं, दूसरे वाले पे। दूसरे वाले पे क्या है बेटा? आइए देखते हैं बेटा क्या कहते हैं। मोहम्मद कविया जोरी सुनावा। बहुत प्यारा है, आप पढ़ोगे तो यार मुझसे धीरे धीरे सीखो ना यार, पूरी कविता सीख जाओगे, मजा आ जाएगा। तो क्या है? मोहम्मद कविया जोरी सुनावा, असुना जो प्रेम पीर का गावा। मोहम्मद कविया जोरी सुनावा। जोरी का मतलब रचकर। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मैंने इसे रचकर सुनाया है। सुना जो प्रेम पीर का गावा। जिसने भी इसे सुना है उसे प्रेम की पीड़ा हुई है। यह उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जिसने कभी प्रेम किया हो। देखो बेटा ये कैसे प्रेम कर रहा है बेटा। फिर देखें, जोर लाई रकत के ले गाढ़ी प्रीत नैनन जल भेई। इस कविता को कवि ने रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है। इस कविता को कवि ने रक्त की लेई। रक्त की लेई का मतलब क्या है बेटा? रक्त की लेई का आशय यह है कि इस कविता को लिखते समय कवि ने अपने भावों को ओतप्रोत किया है।
अपनी यादों को लिखा है। फिर क्या कह रहा है कि गाढ़ी प्रीत नैनन जल भेई, और गाढ़ी प्रीत को अपने नैनन के जल से भिगोया है। गाढ़ी प्रीत का मतलब होता है गाढ़ा प्रेम। गाढ़ी प्रीत का मतलब होता है गाढ़ा प्रेम। गाढ़ी प्रीत का मतलब होता है बेटा गाढ़ा प्रेम। ये देखो, जब एक व्यक्ति ने अपने अंदर प्रेम देखा तो उसको गाढ़ा देखा, और उसने अपनी प्रीति को नैनन के जल से भिगोया है। हर एक कविता पर उसने जान डाल दी है बेटा। कि आओ मन जान कबत असकीन्हा, मकिया रहे जगत महचीन्हा। आओ मन जान कवित असकीन्हा, कवि ने मन में यह जानकर ऐसी कविता रची है। आओ मन जान कवित असकीन्हा, कवि ने इस रचना को यह जानकर रचा है कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मक यह रहे जगत महचीना, मेरी यह निशानी जगत में शेष रह जानी चाहिए कविता वाली, कि मुझे लोग इस निशानी के माध्यम से क्या करेंगे, पहचानेंगे कि कहां सुरतन सेन अस राजा, कहां सुआ असि बुद्धि उपराजा। अब कहां है रतन सेन जैसे वीर राजा और हीरा मनसुआ जैसे? कहां ये हीरा मनसुआ है? ये हीरा मनसुआ जो सदैव सत्य बोलता था, बुद्धिमान तोता था, अब कहां रह गया है? कहां सुआ असि बुद्धि उपराजा। ना तो रतन सेन जैसे राजा रह गए, ना तो हीरा मनसुआ। औ मन जानी कवित असकीन्हा, कह रहे औ मन जानी कवित असकीन्हा, ध्यान समझे बेटा, कह रहे हैं कि औ मन जानी कवित असकीन्हा, औ मन जानी कवित असकीन्हा। देखो बेटा, औ मत जान कवित असकीन्हा, कहां सुरतन सेन अस राजा, कहां सुआ अस बुद्धि उपराजा। अब तो ना तो रतन सेन जैसे राजा रह गए हैं, कहां अलाउद्दीन सुल्तानू, कहा राघव जय कीन बखानू। कहां अलाउद्दीन जैसा सुल्तान रह गया है, राघव चेतन जैसे जिसने व्याख्यान किया था सुल्तान का, अब नहीं रह गए हैं। फिर क्या कहते हैं बेटा, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा बेटा, क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्या गजब के, कहां स्वरूप पद्मावती रानी। अब कहां पद्मावती जैसे सुंदर रानी रह गई है, कोई न रहा जग रही कहानी। अब यहां संसार में कोई नहीं रह गया है, केवल बची है तो केवल संसार पर एक कहानी बची हुई है। वही गाना सुनते ना कि हमारी अधूरी कहानी, कि धानी सोई जस कीरत जासु। धान सोई, धन्य है वह पुरुष, धान सोई जस, वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति संसार में रह जाती है। जस कीरत जासु, जिसकी कीर्ति संसार में रह जाती है। अब फूल मरे पे मरे न पासु, फूल मर जाता है पर उसकी सुगंध नहीं मरती है। तो कहते हैं बेटा क्या, कि मनुष्य मर जाता है लेकिन उसका कर्म जिंदा रहता है, मनुष्य मर जाता है लेकिन उसके गुण जिंदा रहते हैं। इसके अभिप्राय यह है बेटा। फिर देखो बेटा, आगे सुनेंगे बेटा, बहुत प्यारा है। तो मेरे मलिक मोहम्मद के न जगत जस बेचा, के न लीन जस मोल। जस का मतलब बेटा यस, जस का मतलब क्या है बेटा, के न जगत जस बेचा, जस का मतलब है यस, के न का मतलब है बेटा कोई नहीं, के न का मतलब बेटा क्या है, कोई नहीं। के न जगत जस बेचा, के न लीन जस मोल। किसी ने जस, ना तो किसी ने जस को बेचा है, ना तो किसी ने यश को खरीद पाया है। अजोया पढ़े कहानी हम सब रे दुई बोल, जो भी इस कहानी को पढ़ेगा वो हमको दो शब्दों में याद रखेगा। मतलब क्या गजब की पंक्ति है मलिक मोहम्मद जैसी, इसीलिए इनको प्रेम का पीर का कवि कहा जाता था बेटा। इस बात को आप समझो। कड़बक के कवि कौन है? चार विकल्प आपके समक्ष हैं, नाभादास, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी और कवि भूषण। बेटा तो आप बताएंगे कि गुरुजी कड़बक के कवि कौन है? जल्दी स्पीड के साथ मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बताएंगे गुरुजी इसके जो कवि है मलिक मोहम्मद जायसी है। क्या है बेटा? मलिक मोहम्मद जायसी। चलो भाई अगला प्रश्न आपके से, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? 1492, 1592, 1422, 1522। तो बेटा आप बोलोगे कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? आप भी किस तरह से सोच रहे होगे ना बेटा। तो भैया आप बताओ 1492 पर। बेटा कब हुआ था बेटा? 1492 बेटा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है बेटा, मलिक मोहम्मद जायसी का निधन कब हुआ था बेटा? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे गुरुजी इनका निधन हुआ था 1548 पर बेटा।
फिर आगे का प्रश्न आपसे पड़ेगा कि मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ के निवासी थे? तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश के निवासी थे। मैंने अभी आपको बताया था बेटा, आ गया आपके सामने बेटा। आगे देखिए बेटा, अगर आपसे पूछा मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी कौन थे, तो बेटा मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी कौन थे? अगर आप पता होगा तो आप बताएंगे कि इनके पिता थे मलिक शेख ममरेज थे बेटा। क्या थे बेटा? तो आप बताएंगे गुरुजी मलिक शेख ममरेज थे। क्या थे बेटा? मलिक शेख ममरेज थे। बेटा अगर आपसे पूछा जाएगा कि यह बताइए मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? सूफी संत शेख मोहिदी, सैयद अफरीद जहांगीर, उपरोक्त दोनों बेटा, तो कौन थे इनके गुरु? तो आप बताएंगे। तो भाई गुरु दो थे, सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर बेटा। क्या थे बेटा? सैयद अशरफ जहांगीर। तो बेटा आगे देखेंगे कि पद्मावत किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत किसकी रचना है बेटा? अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत बेटा अवधी भाषा पर लिखी गई है पद्मावत, आपको याद ही होगा बेटा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बेटा ये रहा। बेटा देखो सब कुछ मिलेगा यार, यहाँ आए हो तो आप निराश होकर नहीं जाओगे बेटा। निम्नलिखित में से प्रेम के पीर के कवि के रूप में कौन जाना जाता है? प्रेम के कवि के रूप में बेटा कौन जाना जाता है? अगर आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चा, तो आप बताओगे गुरुजी मलिक मोहम्मद जायसी जाने जाते हैं। क्या जाने जाते हैं बेटा? मलिक मोहम्मद जायसी जाने जाते हैं मेरे प्यारे बेटा। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंघल द्वीप की राजकुमारी कौन थी बेटा, तो आप बताओगे कि गुरुजी सिंघल द्वीप की जो राजकुमारी थी वह कौन थी? याद आ रहा होगा, कहाँ पद्मावती रानी, याद है ना? पद्मावती, सुमन राजा, याद है ना बेटा? अगला है बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि यह बताइए मलिक मोहम्मद जायसी क्या थे? सूफी कवि, कैसे कवि थे? सूफी कवि थे मेरे प्यारे, जो भक्त कवि थे, श्रृंगारिक कवि थे। तो आप बताएंगे मलिक मोहम्मद जायसी जो हमारे कवि थे वो कैसे थे बेटा? तो आप बताओगे गुरुजी वह सूफी कवि थे बेटा। कैसे कवि थे बेटा? वह कैसे कवि थे बेटा? अगर आपसे बताया जाए तो आप बताओ गुरुजी वो सूफी कवि थे। कैसे कवि थे बेटा? तो आप बताओगे गुरुजी प्रेम कथाओं का आधार बनाकर लिखे गए छंदोबद्ध कथा काव्य को क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि मेरे प्यारे बेटा इसे हम प्रेमाखन काव्य कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे कि प्रेमाख्यानक काव्य कहते हैं। कैसे काव्य कहते हैं बेटा? इसे हम बेटा प्रेमाख्यानक काव्य कहते हैं। किसको आधार बनाकर छंदोबद्ध काव्य को लिखा जाता है? तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था शुरू में कि लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार बनाकर ही लिखा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो द राइट आंसर बच्चों। अगला सवाल बेटा बहुत प्यारा है, जायसी के लिखे काव्य किसमें संपादित हैं? पद्मावत में, जायसी ग्रंथावली पे। तो भाई इसके जायसी के लिखे पूरे जो काव्य संचालित है बेटा कहाँ पर? तो आपको पता है कि जायसी ग्रंथावली पर बेटा। कहाँ पर बेटा? जायसी ग्रंथावली पर बेटा। कहाँ पर बेटा? जायसी ग्रंथावली। जायसी की उज्ज्वल अमर कृति का आधार क्या है? मैंने आपको बताया था। इस उज्ज्वल अमर कृति का जो आधार है वह क्या है मेरे प्यारे बेटा? अगर आपसे पूछा जाएगा क्या है आधार बेटा इसका, तो आप बताओगे गुरुजी क्या है? पद्मावत है। क्या है बेटा? पद्मावत है। वाह बहुत बढ़िया, बढ़िया से जवाब दे रहे हो, बढ़िया से उत्तर देख रहे हो, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा आशा और उम्मीद है बेटा। पद्मावत में किसकी प्रेम कथाओं का वर्णन है? आपको याद है चित्तौड़ नरेश, रत्नेश्वर और राजकुमारी पद्मावती का आधार है बेटा। पद्मावती किसकी पत्नी थी बेटा? चलो बताओ। चित्तौड़ नरेश रतन सिंह की, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन की, सिंघल प्रदेश के राजकुमारी की, उपयुक्त में से कोई नहीं बेटा। चलो बताओ बेटा। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे चित्तौड़ नरेश रतन सिंह की थी बेटा। ठीक है। पद्मावत प्रेम कथा का त्रिकोण किसके जुड़ जाने से? ये भी मैंने बताया था। किसके? दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के जुड़ जाने से। याद आ रहा हैगा? क्यों बेटा? कि या नहीं याद आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा, याद आ रहा है कि नहीं? तो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन से बेटा। आगे है मेरे प्यारे बच्चों, देखो बेटा अगर आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये बताइए मलिक मोहम्मद जायसी किसके कवि थे बेटा? तो ये प्रेम के पीर के कवि थे। कैसे कवि थे बेटा? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे गुरुजी ये जो कवि थे हमारे, ये कैसे कवि थे? तो आप बताओगे ये प्रेम के पीर के कवि थे। कैसे कवि थे बेटा? प्रेम के पीर के कवि थे। अगला है कड़बक का प्रारंभिक खंड कहाँ से लिया गया है? तो आपको पता है कि सर इसका प्रारंभिक खंड जो है वह स्तुति खंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? स्तुति खंड से लिया गया है। कहाँ से बेटा? स्तुति खंड से लिया गया है। चलो बेटा अगला है मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा कड़बक कविता कहाँ से ली गई बेटा? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कड़बक कविता पद्मावत से, यानी जायसी ग्रंथावली से ली गई बेटा। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला है फूल मरे पर मरे न बासु। मैंने आप बताया था इसका अर्थ ये मत लगा देना कि फूल छड़ी के लेकिन उसका सुगंध शाश्वत रहता है। अरे भाई इसका तात्पर्य मनुष्य मर जाता है पर उसका कर्म जिंदा रहता है।
भाई तात्पर्य पूछा है, अर्थ नहीं पूछा। तात्पर्य का मतलब होता है कि उसका अभिप्राय क्या है, किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है। तो आप बताओगे गुरुजी कि फूल मरे पर मरे न बासु, इसका तात्पर्य क्या है बेटा, आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि मनुष्य मर जाता है पर उसका कर्म जिंदा रहता है बेटा। ठीक है, सही बात है, जो आप करोगे तो जिंदा ही रहेगा। मलिक मोहम्मद जैसे किस शाखा के कवि हैं, अगर आपसे पूछा जाए बेटा तो आप बताओगे गुरुजी मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम प्रेम मार्गी थे। कैसे मार्गी थे बेटा, प्रेम मार्गी थे बेटा। कैसे मार्गी थे, प्रेम मार्गी थे। अखरावट किसकी रचना है, तो भाई मलिक मोहम्मद जैसी, अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत ना बेटा, तो ये सब अखरावट मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है बेटा। किसकी है, जैसी की बेटा। आगे बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि जायसी की भाषा क्या थी बेटा, मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा में पद्मावत लिखे हैं बेटा। ठीक है, अवधी भाषा थी बेटा। अगला सवाल, अच्छा मतलब वही सवाल आ गया कि पद्मावत किस भाषा में बेटा, तो पद्मावत जो भाषा पर है वो अवधी भाषा पर लिखी गई है। किस भाषा पर बेटा, पद्मावत जो है अवधी भाषा पर लिखी गई है। किस भाषा पर लिखी गई बेटा, पद्मावत जो बेटा जी लिखी गई है अवधी भाषा। अब इस अध्याय के मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लिखने वाले हैं, आप सब्जेक्ट टू प्रश्न, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है बेटा, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। तो आप बताएंगे कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि दर्पण स्वच्छ व निर्मल होता है। क्योंकि दर्पण स्वच्छ हुआ क्या होता है बेटा, क्योंकि दर्पण स्वच्छ व निर्मल होता है, उसमें मनुष्य की वैसी प्रतिछाया दिखती है जैसा वह वास्तव में होता है। सच में, सच में मनुष्य जब अंदर से जो दिखता है वैसा ही होता है, उसमें ऐसी छवि उस पर दिखती रहती है बेटा, क्योंकि वह वैसा होता है जैसे वह वास्तव में दिखता है। कवि स्वयं को दर्पण के समान स्वच्छ व निर्मल भावों से ओतप्रोत मानता है। उसके हृदय में जरा सा भी कृत्रिमता नहीं है, मतलब बनावटी नहीं है, जैसा है वैसा ही है वो, उसके हृदय में जरा सा भी कृत्रिमता नहीं बेटा। इस उसके इन निर्मल भाव के कारण ही बड़े बड़े रूपवान लोग उसके चरण पकड़कर लालसा के साथ उसके मुख को निहारते हैं, कहते नहीं है कि बड़े चाव से मुझको देख रहे हैं, बड़े प्रेम से मुझको देख रहे हैं बेटा। ठीक है, आगे सुनिए बेटा, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है, उसकी इस इच्छा का मर्म बताएं, मर्म स्पष्ट करना है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी स्मृति के रक्षार्थ को जो इच्छा प्रकट की है उसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है। कैसे किया है बेटा, आइए दिखाता हूं। कवि का कहना है कि मैंने जानबूझकर संगीतमय काव्य की रचना की है भाई, क्योंकि वो जोड़कर सुनाया, रचकर सुनाया है, ताकि इस प्रबंध के रूप में संसार में मेरी स्मृति बरकरार रहे। इस काव्य कृति में वर्णित प्रगाढ़ प्रेम सर्वथा नयनों की अश्रुधारा से सिंचित है, यानी कठिन विरह प्रधान काव्य है। दूसरे शब्दों में जायसी ने उस कारण का उल्लेख किया है जिससे प्रेरित होकर उन्होंने लौकिक कथा का आध्यात्मिक विरह और कठोर सूफी साधना के सिद्धांतों से परिपुष्ट किया है। इसका कारण उनकी लोकेशना है, उनकी हार्दिक इच्छा है कि संसार में उनकी मृत्यु के बाद उनकी कीर्ति नष्ट ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपनी निशानी के लिए शेष रखा। रकत के लेई का अर्थ क्या है, रकत के लेई का अर्थ क्या है बेटा, कविवर जायसी कहते हैं कवि मोहम्मद ने अर्थात मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है। इस काव्य को जिसने भी सुना है उसको प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। मैंने इस कथा को रक्त रूपी लेई के द्वारा जोड़ा है भाई, जो सुनेगा उसको प्रेम की पीड़ा का अनुभव होगा, और इसकी गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोया है। यही सोचकर मैंने इस ग्रंथ का निर्माण किया है कि जगत में कदाचित मेरी यही निशानी क्या रहेगी बेटा, शेष रहेगी बेटा। और मेरे प्यारे बच्चों, मोहम्मद कवि यह जोरी सुनाया, यहाँ कवि ने जोरी शब्द का जो प्रयोग किया है, जोरी का मतलब रच कर प्रयोग किया बेटा। मोहम्मद कवि ने जोरी सुनावा में जोरी शब्द का प्रयोग कवि ने रचकर अर्थ में किया है, अर्थात मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है। कवि यह कहकर इस तथ्य को उजागर करना चाहता है कि मैंने रतन सेन, पद्मावती आदि जिन पात्रों को लेकर अपने ग्रंथ की रचना की है उनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था, अपितु उनकी कहानी मात्र क्या है बेटा, प्रचलित रही बेटा। क्या गजब की पंक्तियां हैं बेटा। आप कहोगे दूसरे कर्मक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद कर लो बेटा, मैंने आपको पूरा सुनाया है। दूसरे कर्मक में कवि ने इस तथ्य को उजागर किया है कि उसने रतन सेन, पद्मावती आदि जिन पात्रों को लेकर अपने ग्रंथ की रचना की है उसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था, अपितु उनकी कहानी मात्र प्रचलित रही है। परंतु इस काव्य को जिसने भी सुना है उसी को प्रेम की पीड़ा का क्या हुआ है अनुभव। पद्मावती कहानी सुनते हैं, प्रेम की पीड़ा का वर्णन है बेटा। कवि ने इस कथा को रक्त रूपी लेई लगाकर जोड़ा है और इसकी गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोया है। कवि ने इस काव्य की रचना इसलिए की है क्योंकि जगत में उसकी यही निशानी शेष बची रह जाएगी। कवि यह चाहता है कि इस कथा को पढ़कर उससे भी दो शब्द के माध्यम से क्या किया जाए बेटा, याद किया जाए।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल मस्त तरीके से इस चैप्टर को सुने होंगे। एक बार कहो तो आपको प्रश्न उत्तर में रिवाइज करवा दूं। एक अलग मोड पर रिवाइज करा सकता हूं, अलग मोड पर रिवाइज करा सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, वो तो आपने देखा कि कॉपी पे हम कैसे लिखते हैं। कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है, पता है ना बेटा? कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि दर्पण स्वच्छ व निर्मल होता है। फिर से एक बार मेरे साथ दोहराओ। उसमें मनुष्य की वैसे ही प्रतिछाया दिखती है, माने उस बार दिखती है जैसा वह वास्तव में होता है। जैसा वह वास्तव में होता है। बेटा अपने मन से लिखना सीखो। कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि दर्पण स्वच्छ व निर्मल होता है। उसमें मनुष्य की वैसे ही प्रतिछाया दिखती है जैसे वह वास्तव में होता है। स्वयं को दर्पण के समान स्वच्छ व निर्मल भावों से वह ओतप्रोत मानता है। उसके हृदय में जरा सा भी कृत्रिमता नहीं है। उसके आगे बड़े बड़े लोग भी रूप उसका ताकते हैं। बेटा बहुत प्यारा है बेटा ये। अगला प्रश्न है कि कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है, उसकी इस इच्छा का मर्म बताएं। बेटा आपको पता है कि उन्होंने जानबूझकर संगीत में रचना की है। कवि ने कहा है कि जिसने भी इस प्रेम को पढ़ा है उसको प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। कवि ने कहा मैं रहूं चाहे ना रहूं, मेरी मृत्यु के बाद भी मुझे दो शब्दों में लोग याद करें। बेटा तो कवि मलिक मोहम्मद जायसी का कहना है कि मैंने जानबूझकर संगीतमय काव्य की रचना की है ताकि इस प्रबंध के रूप में संसार में मेरी स्मृति बरकरार रहे। इस काव्य कृति में वर्णित प्रगाढ़ प्रेम सर्वथा नयनों की अश्रुधारा से सिंचित है, यानी कठिन विरह प्रधान काव्य है। दूसरे शब्दों में जायसी ने उस कारण का उल्लेख किया है जिससे प्रेरित होकर उन्होंने लौकिक कथा का आध्यात्मिक विरह और कठोर सूफी साधना के सिद्धांतों से परिपुष्ट किया। इसका कारण है उनकी लोक रचना, मतलब लोक में उनकी सिद्धि हो, प्रसिद्धि हो। मेरे प्यारे बच्चों आगे सुने बेटा। रकत के लेई का क्या अर्थ है बेटा? कविवर जायसी कहते हैं कि कवि मोहम्मद ने अर्थात मैंने यह काव्य को रचकर सुनाया है। इस काव्य को जिसने भी सुना उसी को प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है क्योंकि वह प्रेम करता था। बेटा मैंने इस कथा को रक्त रूपी लेई लगाकर जोड़ा है, मैंने इस कथा को प्रेम से जोड़ा है, मैंने इसकी गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोया है। यही सोचकर मैंने इस ग्रंथ का निर्माण किया है। जगत में कदाचित मेरी यही निशानी क्या रह जाएगी बेटा? शेष रह जाएगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये निशानी शेष रह जाएगी। मोहम्मद कवि यह जोरी सुनाया, जोरी शब्द का प्रयोग, तो बेटा आप एक शब्द में लिखो जोरी शब्द का प्रयोग रचकर के अर्थ में किया है। रचकर का अर्थ क्या है? यह काव्य रचकर सुनाया है। कवि यह तथ्य को उजागर कर रहा है कि रत्नसेन पद्मावती आंत जिन पात्रों को लेकर अपने ग्रंथ की रचना की है उनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं था, लेकिन उनकी कहानी बहुत दमदार थी। बेटा जब वो जिंदा थे तब तक उनको कोई सुन नहीं रहा था। बेटा मजा आएगा बेटा, आप कहोगे कि मजा आएगा। दूसरे कर्मक का भाव संदर्भ स्पष्ट कर बेटा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहला चैप्टर आपका मर्म रूप से पूरा क्या हो गया बेटा है? समाप्त हो गया है बेटा। आइए चलते हैं दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद हम पढ़ाने चल रहे हैं दूसरा अध्याय, कैसे हो बच्चा पार्टी। बेटा आपको लग रहा होगा सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, आपके लिए जान हाजिर है। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं दूसरे अध्याय की ओर। अगर आप आ गए हो तो जाने का नहीं।